गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पीछे वाले वीडियो में अपन ने बात की थी कि गोल या दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। आज अपन एक नया टॉपिक लेंगे और टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। और नया टॉपिक अपन ले रहे हैं मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। तो फार्मूला ये जो टॉपिक है वो अपना बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल या डेरिवेशन इसमें अपन को पूछते हैं। तो एक नया टॉपिक अपन ले रहे हैं दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र, मिरर इक्वेशन, मिरर फार्मूला। तो मिरर इक्वेशन, दर्पण समीकरण। देखो दर्पण समीकरण अपन किसे कहते हैं कि दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी के मध्य जो गणितीय संबंध होता है उसे अपन कौन से समीकरण कहते हैं? दर्पण। तो दर्पण समीकरण क्या होता है? दर्पण से बिंब अर्थात वस्तु, दर्पण से बिंब की दूरी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है U से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को V से तथा दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी इसको अपन लिख सकते हैं F के मध्य गणितीय संबंध, के मध्य गणितीय संबंध ही दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र कहलाता है। तो दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व दर्पण की फोकस दूरी के मध्य जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है या गणितीय संबंध होता है उसी को अपन बोलते हैं दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो मिरर इक्वेशन होती है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ u दर्पण से बिंब की दूरी है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और f दर्पण की कौन सी दूरी है? फोकस। तो दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी के मध्य जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है या गणितीय संबंध होता है उसे अपन कौन से समीकरण कहते हैं? दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। तो सीधा क्वेश्चन आएगा दर्पण समीकरण की व्युत्पन्न कीजिए। कहने का मतलब अपन को डिराइव करना 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको अपन को प्रूव करना। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो टॉपिक को आराम से समझना। देखो दर्पण समीकरण को व्युत्पन्न कर रहे हैं। देखो माना ये एक अवतल गोलीय दर्पण है, इसकी आंतरिक सतह है परावर्तक और बाह्य सतह है वो पॉलिस्ट है। तो माना M1 M2 एक अवतल गोलीय दर्पण है। ये इस अवतल गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष और अवतल गोलीय दर्पण के पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा वो इसका कहलाएगा पोल, ध्रुव। तो P इसका ध्रुव है। अवतल गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका केंद्र इस अवतल गोलीय दर्पण का कहलाता है वक्रता केंद्र। तो C इसका वक्रता केंद्र है। इस अवतल गोलीय दर्पण M1 M2 के ध्रुव P और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अक्ष होती है, यह इसकी कहलाती है मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है। अब मान लीजिए आपको बता रहा हूं कि माना ये एक वस्तु है AB, ये एक वस्तु है AB और AB जो वस्तु है वो इस अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर वक्रता के अंदर और किसके मध्य स्थित है? अनंत। तो ये वस्तु AB है ना, वो इस अवतल गोलीय दर्पण के वक्रता के अंदर और अनंत के मध्य स्थित है। तो सबसे पहले इसका प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं।
प्रतिबिंब के निर्माण करने के लिए अपन ने 4 नियम पढ़े, और प्रतिबिंब के लिए आपको पता है कि कम से कम कितने नियमों की आवश्यकता होती है? 2। तो ये ए बी एक वस्तु है, ए बी वस्तु है या बिंब है? तो ए बी नहीं है, बिंब या वस्तु। सबसे पहले अपन करते हैं प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए मान लीजिए कि इस ए बी के बी सिरे से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, इस अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल गोलीय दर्पण M1 M2 के सपोज करो किस बिंदु पर आपतित होती है? L, और मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपन सबको होता है कि वो किस फोकस से गुजरेगी? मुख्य फोकस। तो ये देखो यहाँ से ये मुख्य फोकस से गुजर जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण इस अवतल गोलीय दर्पण के किस फोकस से गुजर जाती है? मुख्य फोकस। तो यह बिंदु से गुजर गई। अब प्रतिबिंब के लिए अपन को कम से कम कितने नियमों की आवश्यकता होती है? 2। तो अब की बार मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए इस वस्तु ए बी के पी सिरे से एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से दर्पण के सपोज करो किस बिंदु पर आपतित होती है? M, और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपन सबको होता है कि ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये भी परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण, ये दोनों इस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। तो यहाँ इस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? उल्टा। तो यहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बेटा ए डैश और क्या? बी डैश। एक बार और देखना, यहाँ मैंने कहा कि मान लीजिए एक वस्तु ए बी जो अवतल गोलीय दर्पण की वक्रता के अंदर और अनंत के मध्य स्थित है। ए बी के बीच सिरे से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर दर्पण की किस बिंदु प्राप्तित होती है? L, और L बिंदु से परावर्तन के पश्चात वो किस फोकस से गुजर जाती है? मुख्य फोकस। यहाँ ए बी के बीच सिरे से एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है और दर्पण के किस बिंदु पर? M, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो गए? समांतर। तो दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। तो यहाँ वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है? ए डैश और बी डैश। अर्थात अवतल गोलीय दर्पण के वक्रता के अंदर और अनंत के मध्य स्थित किसी वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब किसके मध्य बनता है? वक्रता के अंदर और मुख्य फोकस। तो यहाँ देखो अपन दिख रहे हैं कि माना M1 M2 अवतल गोलीय दर्पण है जिसका P ध्रुव व C वक्रता के अंदर है। अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तु AB को वक्रता के अंदर व अनंत के मध्य रखने पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता के अंदर व मुख्य फोकस के मध्य बनता है। मुख्य फोकस के मध्य बनता है। अतः अवतल गोलीय दर्पण के वक्रता के अंदर और अनंत के मध्य किसी भी वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? उल्टा। तो उस वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब उस अवतल गोलीय दर्पण के वक्रता के अंदर और किसके मध्य बनता है? मुख्य फोकस। तो इस वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश उसके गोलीय दर्पण के वक्रता के अंदर और किसके मध्य बनता है? मुख्य फोकस। अब देखो,
आपको मैंने ये बताया था कि दर्पण में दूरी का मापन किया जाता है, वो सदैव किससे किया जाता है? ध्रुव। आपतित प्रकाश किरण की दिशा की दूरियां होती है धनात्मक, और आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा की दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक। यहां से देखो, ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, सी वक्रता के अंदर है, एफ मुख्य है, फोकस है, और पी समतल गोलीय दर्पण का क्या है? ध्रुव है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की कहलाती है फोकस दूरी। ध्रुव और ये पी ए दर्पण से बिंब की दूरी है, और पी ए डैश दर्पण से किसकी दूरी है? प्रतिबिंब। तो देखो, दर्पण से बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, तो दर्पण से बिंब की दूरी, दूरी का मापन किया जाता है ध्रुव से P, और वस्तु है ए बी, तो दर्पण से बिंब की दूरी होगी पी ए, तो दर्पण से बिंब की दूरी पी ए, और बिंब की दूरी को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? U, लेकिन यहाँ आएगा माइनस यू, क्योंकि दर्पण से बिंब की दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक। कैसे होगी? क्योंकि जैसे अपन P से ए तक जाते हैं तो अपने चलने की दिशा है वो आपतित प्रकाश किरण की दिशा के किस दिशा में? विपरीत। और आपतित प्रकाश किरण की दिशा की विपरीत दिशा की दूरियां सदैव कैसी होती है? ऋणात्मक। तो पी ए माइनस यू। अगला पॉइंट, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश और बी डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी होगी बेटा पी ए डैश, तो पी ए डैश, और यहाँ भी अपने चलने की दिशा है वो आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत, तो ये दूरी भी नेगेटिव, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो गई माइनस पी। फिर दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, और फोकस दूरी होती है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दर्पण की कौन सी दूरी? फोकस, तो फोकस दूरी होगी पी एफ, और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। तो पी ए दर्पण से बिंब की दूरी, पी ए डैश दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, पी एफ दर्पण की फोकस दूरी, तो दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व दर्पण की फोकस दूरी के मध्य जो गणितीय संबंध होता है उसी को अपन कौन से समीकरण कहते हैं? दर्पण। इसको अपन को डिराइव करना। इसको डिराइव करने के लिए अपने पास देखो इसमें 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो है देखो एफ ए पी, एक नंबर का ये त्रिभुज, और इसके सामने समकोण त्रिभुज बन रहा है एफ पी एम, ये 2 नंबर। एक त्रिभुज बन रहा है एफ पी एल, इसको मैं दे देता हूं 3 नंबर, और एफ ए डैश बी डैश, ये ट्रायंगल हो गया कितने नंबर का? 4। तो इस किरण चित्र में रेड डायग्राम में आपको बताया कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 4। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन लिख रहे हैं फ्रॉम रे डायग्राम, किरण चित्र से। एक बार देखना, सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज ले रहा हूं एफ ए पी, और एक इसके सामने त्रिभुज है एफ पी एम। तो किरण चित्र में समकोण त्रिभुज एफ ए बी व एफ पी एम से ये 2 ट्रायंगल लिया मैंने। एक तो ट्रायंगल लिया एफ ए पी, और इसके सम्मुख ट्रायंगल कौन सा है? एफ पी एम। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, एक तो मैं लिख रहा हूं नंबर 1 एंगल एफ ए बी, इसमें कौन बन रहा है? एफ ए पी, एफ ए पी, और ये ट्रायंगल आपको होता है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। एफ पी एम, ये भी कितना डिग्री का है? 90। तो कोण एफ ए बी इक्वल है कोण एफ पी एम, क्यों इक्वल है? कि दोनों कोण कितना डिग्री के हैं? 90। तो देखो एफ ए बी 90 डिग्री का, तो एफ पी एम ये भी कितना डिग्री का? 90। दोबारा डायग्राम को देखना, ए एफ बी, ये कौन बन रहा है यहाँ? ए एफ बी, ये जो ट्रायंगल होगा वो ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, और दोनों आपको बताया शीर्षाभिमुख कोण, तो ये थीटा होगा, तो ये वाला कोण भी कितना होगा? थीटा। तो दूसरा पॉइंट अपन लिख रहे हैं कोण
ए एफ बी इक्वल है कोण पी एफ एम। तो देखो ए एफ बी इक्वल है कोण पी एफ एम, क्योंकि ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों कोण कहलाएंगे शीर्षाभिमुख, वर्टेक्स ऑपोजिट एंगल। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये दोनों बराबर है। इसका मतलब एक तो ये कोण 90 डिग्री का और इसका ये भी 90 डिग्री का। ए एफ बी इक्वल है पी एफ एम, क्योंकि दोनों कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख। अतः त्रिभुज एफ ए बी व त्रिभुज एफ पी एम आर सिमिलर, समरूप है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। अतः दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी, तो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान। दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है और समरूप होंगे तो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान। अब देख कहने का मतलब दोनों में tan थीटा की वैल्यू सेम होगी। ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि वर्टेक्स ऑपोजिट एंगल। तो ये थीटा के सामने भुजा कहलाएगी लंब, कर्ण, और ये भुजा क्या कहलाएगी, आधार। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टा आधार। तो इसका लंब तो हो गया ए बी और आधार इसका क्या हो गया, ए एफ। तो सबसे पहले एफ ए बी में tan थीटा की वैल्यू आएगी लंब बट्टा आधार। तो लंब तो हो गया ए बी और आधार इसका क्या हो गया, ए एफ। इसमें tan थीटा की वैल्यू याद करता हूं तो लंब तो हो गया पी एम और आधार इसका क्या हो गया, पी एफ। तो उसमें tan थीटा की वैल्यू आएगी लंब बट्टा आधार, लंब तो पी एम और आधार इसका क्या हो गया, पी एफ। तो ए बी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू हो गया बेटा पी एम अपॉन पी एफ। अब देखो ये वाली जो प्रावर्तित प्रकाश के ना वो अवतल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर। तो ये पी एम और यहाँ पी एम इक्वल होगा किसके, ए डैश बी डैश। सेंस पी एम इक्वल है ए डैश बी डैश, क्योंकि ये पैरेलल है। तो ये पी एम है और यहाँ से पी एम इक्वल होगा डायग्राम से किसके, ए डैश और बी डैश। इसके इक्वल करते हैं तो ए बी अपॉन ए एफ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन पी एफ। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश, ये इधर ले लिया मैंने। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ए एफ। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यह तो हो गई प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हो गई बिंब की, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है उसको बोलते हैं रैखिक आवर्धन। कौन सा आवर्धन, रैखिक। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू आ गया बेटा पी एफ अपॉन ए एफ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। ये तो हो गई दो ट्रायंगल की बात। आगे देखना, इसके बाद देखना, अब आराम से देखिएगा। ये एक से अपन ने दोनों की समरूप किया और दो समरूप होंगे तो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान। तो ये तो दो ट्रायंगल की बात हो गई। अब अपन दो नए ट्रायंगल और ले रहे हैं। एक तो ट्रायंगल है एफ ए डैश बी डैश और इसके समूह का एफ पी एल। तो दो त्रिभुज और ले रहा हूं। दूसरा पॉइंट त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश, डायग्राम में देखना एफ ए डैश बी डैश, इसके समूह का एफ पी एल। तो त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश व एफ पी एल से ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं। त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश में एफ ए डैश बी डैश कितने डिग्री का है, 90। तो एक तो आपने ये लिखा, इस त्रिभुज में कोण बन रहा है एफ ए डैश बी डैश और इस त्रिभुज में कोण बन रहा है एफ पी एल।
दोनों इक्वल है। कोण APL दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं 90। इस ट्रायंगल में एक कोण बन रहा है नंबर 2, एक कोण बन रहा है A डैश F B डैश। तो कोण A डैश F B डैश, इसमें कोण बन रहा है PFL। तो ये कोण इक्वल होगा PFL। तो एक तो कोण मैंने लिया A डैश F B डैश, वो इक्वल मैंने लिया है, किसके बराबर दिया है कोण PFL, क्योंकि ये अक्ष की आकृति बन रही है तो ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा थीटा। दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों शीर्षा विमुख कोण, दोनों कौन से कोण है शीर्षाभिमुख। अतः त्रिभुज FA डैश B डैश व FPL समरूप है, सिमिलर है, ये समरूप है, जिसके कारण दोनों की भुजाओं का अनुपात भी एक समान होगा। दोनों की भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा एक समान। तो दोबारा देखिएगा, एक तो इसमें कोण दिया FA डैश B डैश 90 डिग्री का है, तो FPL ये भी कितना डिग्री का है 90। एक कोण बन रहा है A डैश F B डैश, इक्वल मैंने लिया कोण PFL क्योंकि दोनों कौन से कोण है शीर्षाभिमुख। अतः दोनों त्रिभुज समरूप है, जिसके कारण दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा समान। कहने का मैं दोनों त्रिभुजों में tan थीटा की वैल्यू सेम। अब tan थीटा लेते हैं तो ये अगर थीटा तो ये लंब, ये कर्ण और ये वाले भुजा इसकी क्या हो गई आधार। तो इसमें tan थीटा की वैल्यू याद करता हूं तो लंब बट्टा आधार, लंब तो हो गया इसमें A डैश B डैश और आधार इसका हो गया A डैश F। तो आधार हो गया इसका A डैश F। इसमें ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर वाला ये भी थीटा, तो इसका लंब तो हो गया PL और आधार इसका क्या हो गया PF। तो PL इक्वल होगा किसके PF। अब ये वाली किरण और ये वाले प्रकाश किरण वो इसके मुख्य अक्ष के क्या है समांतर। तो यहाँ डायग्राम से देखो PL की वैल्यू इक्वल होगी किसके AB। तो यहाँ से चित्र से PL बराबर है किसके AB और PL AB के बराबर है। तो इस इक्वेशन को अपन ये लिख सकते हैं A डैश B डैश अपॉन A डैश F इज इक्वल टू AB अपॉन PF। अब देखो इसी इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू A डैश F अपॉन PF। इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो वो भी आगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की। तो A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू A डैश F अपॉन PF। तो ये भी A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू PF अपॉन AF और वो भी A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू A डैश F अपॉन PF। अब देखो ये दोनों समीकरण है उसमें रैखिक आवर्धन की आगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की। तो यहाँ देखना समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ देखो A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल है PF अपॉन AF। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं PF अपॉन AF इज इक्वल टू, यहाँ ये A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू लिख रखा है A डैश F अपॉन PF। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई A डैश F अपॉन PF। ये इक्वेशन इक्वल आ गए। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ कितना 3। तो PF अपॉन AF इज इक्वल टू A डैश F अपॉन PF। अब इसमें देखो PF तो है वो दर्पण की कौन सी दूरी फोकस। तो PF तो दर्पण की फोकस दूरी है। AF क्या है नहीं पता और A डैश F क्या है इसका भी नहीं पता। लेकिन हाँ अगर मैं ये पूछूं PA क्या है तो PA दर्पण से बिंब की दूरी, PA डैश क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और PF है वो अवतल गोलीय दर्पण की कौन सी दूरी फोकस।
लेकिन यहाँ तो अपने पास दे रखा है ए एफ और ए डैश एफ। अब इसकी वैल्यू निकालने तो देखो ये है पी, डायग्राम को देखना, ये है ए, पी ए, ये पूरा पी ए। पी ए है वो दर्पण से किसकी दूरी है, बीम की, और यहां अपन को वैल्यू दे रखी है किसकी, ए एफ। तो ए एफ ये है, जबकि एफ का अपन को नहीं पता, लेकिन पी ए दर्पण से बीम की दूरी है, पी एफ दर्पण की फोकस दूरी। तो पी ए में से अगर अपन किसको घटा देते हैं, पी एफ, तो वैल्यू किसकी बचेगी, ए एफ। तो यहां से आप देखो डायग्राम से अपन को बताया कि ए एफ इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, ए एफ इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं पी ए माइनस क्या, पी एफ। तो इस डायग्राम से देखो पी ए में से अगर पी एफ को घटा दूं तो वैल्यू किसकी बचेगी, ए एफ। तो इस ए एफ की जगह मैं लिख सकता हूं पी ए माइनस पी एफ। और देखना अब अपन को बताया कि पी ए तो दर्पण की पी ए तो दर्पण से बीम की दूरी है, और पी एफ दर्पण की कौन सी दूरी है, फोकस। यहां देखो ये वैल्यू लिख रखी है ए डैश एफ, तो यह है ए डैश एफ, नहीं पता क्या है, लेकिन पी ए डैश दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, पी एफ दर्पण की फोकस दूरी है। तो पी ए डैश में से अगर पी एफ को घटा देते हैं तो वैल्यू किसकी बचेगी, ए डैश एफ। तो यहां से बताओ ए डैश एफ इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ए डैश एफ इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं पी ए डैश माइनस पी एफ, डायग्राम से। अब अपन को बताया ये तो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, ये दर्पण की कौन सी दूरी, फोकस। सबकी जगह वैल्यू लिख दो। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो समीकरण 3 में ये मान रख दो। तो समीकरण 3 से देखो पी एफ अपॉन ए एफ, और ए एफ की जगह लिख सकता हूँ पी ए माइनस पी एफ, पी ए माइनस पी एफ इक्वल टू ए डैश एफ। ए डैश एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ, और अपॉन में अपन लिख सकते हैं क्या, पी एफ। अब ये सारी नॉन क्वांटिटीज है, सबका अपन को पता है। पी एफ अब दर्पण की कौन सी दूरी, फोकस। पी ए दर्पण से किसकी दूरी, बीम की। पी ए डैश दर्पण से किसकी दूरी, प्रतिबिंब। तो दर्पण से बीम की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण से बीम की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी के मध्य जो गणितीय संबंध होता है उसी को अपन कौन से समीकरण कहते हैं, दर्पण। तो करो इसको, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो पी एफ दर्पण की फोकस दूरी, लेकिन ये अवतल गोलीय दर्पण है और अवतल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो इसकी जगह लिखता हूँ माइनस एफ। पी ए दर्पण से किसकी दूरी है, बीम की, पी ए की जगह अपन लिखेंगे माइनस यू। पी एफ दर्पण की फोकस दूरी, माइनस एफ लिखेंगे, लेकिन माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल किसका हो गया, प्लस का। पी ए डैश दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और ये माइनस बी, और पी एफ दर्पण की फोकस दूरी, माइनस और माइनस होकर चिन्ह हो जाएगा प्लस का, एफ, और पी एफ की जगह अपन लिख देंगे माइनस एफ। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो वजर गुणा करने पर, इसको अगर अपन वजर गुणा करते हैं तो वजर गुणा करने पर देखो क्या आएगा, माइनस एफ को माइनस एफ से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया एफ स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू प्लस एफ को, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी प्लस किससे, एफ। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ स्क्वायर। सबसे पहले माइनस यू को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस तो हो गया प्लस का यू बी। अब माइनस यू को प्लस एफ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस यू एफ, प्लस एफ को माइनस वी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस वी एफ, और प्लस एफ को प्लस एफ से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो ये हो गया यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू 0। इसको अगर अपन सोल्व आउट करते हैं तो यू वी इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस। तो यू वी इज इक्वल टू यू एफ प्लस वी एफ। अब इन सब पदों को यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी
और इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया यू वी एफ। तो यहाँ देखो यू वी से यू वी कैंसिल आउट, यहाँ यू एफ से यू एफ कैंसिल आउट, और यहाँ वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट। तो यहाँ तो अपने पास बचा 1/f, यहाँ बचा 1/v प्लस यहाँ बचा 1/u। तो यह एफ तो दर्पण की फोकस दूरी है, वे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, यू दर्पण से बिंब की दूरी है। इनके मध्य जो ये गणितीय संबंध होता है उसी को अपन बोलते हैं दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण। यह टॉपिक अपना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूमेरिकल आएंगे इसमें। अब न्यूमेरिकल में आपको देखो यू वी की वैल्यू देके एफ की वैल्यू पूछ सकता है, चिन्ह परिपाटी को काम में लेना है, साइन कन्वेंशन सिस्टम को यूज करना है, या एफ और यू की वैल्यू देके किसकी वैल्यू पूछ सकता है, वी। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जब भी न्यूमेरिकल में देखो दर्पण समीकरण अपने पास ये आ गई 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक इंपॉर्टेंट चीज बोल के दे रहा, कई बार अपन को u की वैल्यू दे देगा, f की वैल्यू दे देगा, और वैल्यू किसकी पूछेगा, v। v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। इस v की न्यूमेरिकल में दो कंडीशन हो सकती है, या तो इस v की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, या इस v की वैल्यू आएगी कैसी, नेगेटिव। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हो तो दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र से जैसे अपन प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करते हैं, तो इसके दो कंडीशन हो सकती है, या तो v की वैल्यू आएगी पॉजिटिव या v की वैल्यू नेगेटिव। जब भी v की वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब प्रतिबिंब हमेशा बनेगा आभासी। याद रखना ये फिक्स है। जैसे इस v की वैल्यू पॉजिटिव आती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव आती है, और पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब है ना वो दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी। और आभासी होगा तो निश्चित रूप से वो प्रतिबिंब कैसा भी होगा, सीधा, और उसके लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर। और अगर आप न्यूमेरिकल करते हो और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव आती है, नेगेटिव आने का मतलब आपकी इमेज होगी वो रियल। रियल का मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा बनता है दर्पण के सामने। ठीक है, दर्पण के सामने। क्योंकि कई बार आपको पूछेगा u की वैल्यू दे देगा, f की दे देगा, और कहेगा प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो v पॉजिटिव आए इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, और v नेगेटिव आएगा तो आप क्या कहोगे, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। जैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हो, v की वैल्यू आ गई +30 सेंटीमीटर, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्लस आ गया ना, पीछे, और पीछे का मतलब वो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। और v की वैल्यू ऐसी आ गई -30 सेंटीमीटर, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने, सामने का मतलब वो बिंब की ओर बनेगा। तो ये एक न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था दर्पण समीकरण में। अगर v पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, और v अगर नेगेटिव होगा तो आप निश्चित रूप से यह समझना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था अपना। ठीक है, बाकी अपन करेंगे कल। धन्यवाद।